Good evening. बैठो बैठो। अच्छा क्या चल रहा था? नाटक बराबर है। बराबर पढ़ाई ये 3 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम आधा घंटा हाँ बोला बचपन से एंट्रेंस देता है। किसका एंट्रेंस? अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करें। ऑलरेडी अपने कितने नंबर हो गया? 10 हो गया। कितने बच्चों? 5। चलो वाइंड अप करते हो, नया टॉपिक चालू करते हैं। ऑप्टिक्स बात करते हैं। पहले ऑप्टिक्स आज ओके सीधे 11 सा सीधे 11 सा तो टाइम है। टेक्स्ट बुक दो। ओके 11 सब में देखो क्या बोलते हैं वो लोग। कहते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज 6 kg ऑफ मेटल फ्रॉम 20 to 62 20 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रेज कर रहा है। बॉडी का मास कितना दिया है? 6 kg। उसके लिए हीट कितना लग रहा है? 50 कैलोरी। सो फॉर्मूला क्या हमारे पास क्या क्या डेटा दिया पहले वो देखो। सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट Q का वैल्यू दिया है 50 कैलोरी। मास दे हैव गिवन 6 kg and metal from 20 to 62 तो राइजिंग टेम्परेचर मतलब डेल्टा T कितना दिया है? 62 minus 20 42 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T भी दिया, मास भी दिया, Q भी दिया। स्पेसिफिक हीट Q किसे रिप्रेजेंट करते हैं? C से कि S से? C से। C is equals to what? हमारे पास क्या फॉर्मूला है? C is equals to Q by M डेल्टा T। तो बेटा Q का वैल्यू मुझे पता है 50, मास मुझे पता है और डेल्टा T पता है 42। तो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 साल what they have given in the 12th sum? What they have given in the 12th sum? 12th sum में बोलता है the rate of flow of heat through a copper, the rate of flow of heat through a copper rod with temperature difference 30 degrees Celsius is this much. Find the thermal resistance of the copper rod. तो क्या दिया बेटा? Rate of flow Q by T, but Q by T को क्या बोलते हैं? पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। मैं पावर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? याद करो बेटा
थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकाला था आप लोगों ने? डेल्टा टी बाई, याद है कि नहीं? इसके लिए हम उसको पी के फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज क्यू बाई टी भी लिखा तो बस हो गया। एक्चुअली लोगों ने बोला रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, और क्या फ्लो हो रहा है? हीट, क्यू बाई टी। बट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोले तो वर्क, और वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1500 calories per second, 1500 calories per second। ठीक है, फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस। और क्या दिया है? टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज हाउ मच? 30, और कुछ नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस। और कुछ दिया क्या यहाँ पे? सब में नहीं दिया है। उनको क्या चाहिए? थर्मल रेजिस्टेंस। बोले तो टीआर का वैल्यू चाहिए। क्या हमारे पास फॉर्मूला लास्ट टाइम सॉल्व करना चाहिए, दिया था आपको, याद होगा तो पेज नंबर 136, पेज नंबर 136। बेटा इस सब में क्या क्या मतलब हमारा फॉर्मूला क्या? बोलो, आरटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन के, एक्स अपॉन के। अच्छा ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, इसको ऐसा डायरेक्टली करने को जाएंगे तो नहीं होगा, अपने को इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज जो चाहिए उतना नहीं दिया नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते बेटा? हमारे पास क्या फॉर्मूला था? बोलो, Q is equals to डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना भी समझने के लिए। Q is equals to क्या था? K A डेल्टा T X इंटू स्मॉल टी, यही था कि नहीं? अच्छा, इसको भी एक स्टेप के बाद लिखेंगे। पहले टी आर का जो वैल्यू हो मुझे बता दो, एक्स अपॉन के, चेक करो यही दिया ना, पेज नंबर 147, एक्स अपॉन के ए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आएगा कैसे? सो क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला बोलो क्या है? क्यू इज इक्वल टू, अरे हमारे पास क्या फॉर्मूला है? के डेल्टा टी बाई एक्स इंटू स्मॉल टी। तो काम करो, क्यू बाई टी बराबर है क्या बच गया? के डेल्टा टी बाई एक्स। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू बाई टी, इसके जगह पे पी हमको पता है बेटा, तो यहाँ पे पी रहने दो, ये हमारा क्या हो गया? पी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? के ए। अच्छा, जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ उसमें क्या है बेटा? बोलो, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा आप लोगों ने? व्हाट इज ओम्स लॉ? I is equals to V by R, तो R is equals to क्या हो जाएगा? V upon I। तो बेटा वही तो हमारा TR होता है ना, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहां पे क्या होगा? TR होता है, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो अभी देखो, अभी काम करो, हमको चाहिए TR जिसका फॉर्मूला x अपॉन के। अब सोच के देखो बेटा, आप लोग खुद से एक बार सोचो, इससे हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमें दिया है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे बेटा इसकी जगह पे P हो गया, आपको पता है, ये देखो डेल्टा T पता है आपको, ये भी तो पता है ना। सुनना मेरी बात, एक काम करना बेटा, और सिंपल कर दे, Q बाई टी को एज इट इज रहने दे, ये डेल्टा टी को यहाँ पे लेके आ जाओ, डेल्टा टी को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? के ए डिवाइड बाई एक्स। मेरा बात समझा? बट के एक्स अपॉन क्या है? 1 अपॉन आर टी, मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया? आर टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन पी।
डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया था, अपन ने इसको घुमा के फिर से वही लेके आ गया। कैसे? पहले जो डेटा दिया है मैंने एज इट इज लिख दिया, जो भी डेटा दिया, फिर क्या चाहिए वो भी मैंने लिख दिया, इसको भी जाने दो। अभी ये हमारा फॉर्मूला है थर्मल रेजिस्टेंस का, जो हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम, x अपॉन के। अब यहाँ पे x नहीं दिया है, k नहीं दिया है, यानी a भी नहीं दिया। व्हाट टू डू? तो हम बेसिक फार्मूले में चले जाएंगे। बेसिक फार्मूले में क्या पढ़ा हम लोगों ने? q इज इक्वल टू k a डेल्टा t अपॉन x इनटू स्मॉल t। ये कहां से आया फार्मूला बोलो? ये फार्मूला थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बराबर है। तो यहाँ पे q बाई टी लिख दिया। क्यों ऐसा एक्यूमुलेट कर रहा हूं? बिकॉज मुझे पता है q बाई टी क्या होता है? पावर। q बाई टी हमारा पावर होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दिया p। फिर क्या किया बेटा? k a अपॉन x, यही सारे टर्म्स है ना, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड लेके आ गया बेटा मैं। यहाँ पे बच गया k a बाई x, बट हमारा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? x अपॉन k, यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन RT। तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू p अपॉन डेल्टा t। तो RT इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा t अपॉन। अब बेटा डेल्टा t हमको पता है 30, p हमको पता है, आ गया आंसर। समझा बाबू? तो देख मेरी बात सुन, आप लोग ना चाहिए तो जैसा मैंने लिखा वैसा ही लिखो, एग्जाम में स्टडी ऐसा लिख दो ना बेटा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हमको हमारे समझने के लिए तो पता होना चाहिए ना कैसे आया, तो आप इसको पूरा लिख के रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन भी कर लेते, जब इतना कर लिए तो कैलकुलेशन में क्या जाता है, तो लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू डेल्टा टी 30, दिस इज 1500 बेटा, 1 अपॉन 50, 1 अपॉन 50 को 0.1 डिवाइड बाई 5 बोल सकता, 0.02। यस, चलो आगे आ जाओ बेटा, अगला देखो, अगले सम पे आ जाओ। अगले सम पे यही है ना? अच्छा हाँ, 141। अच्छा अब क्या बच गया यहाँ पे? 12 नहीं दिखेगा बेटा, मतलब छाप लो, पहले छाप लो। अच्छा ठीक है, सुनना मेरी बात। अब इसका यूनिट कैसे लिखोगे? यूनिट सुनना बेटा, यूनिट कैसे लिखोगे मेरी बात सुनना। थर्मल रेजिस्टेंस एक्स क्या है, या हमारे पास फार्मूला क्या है? डेल्टा टी अपॉन पी। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? डिग्री सेल्सियस, उसके जगह पे आ गया डिग्री सेल्सियस। और पावर क्या है? Q बाई टी, मतलब कैलोरीज पर सेकेंड। तो उसका कैलोरीज यहाँ पे रहने दो, पर सेकंड पे सेकंड ऊपर चले जाने दो, तो हो गया डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपॉन कैलोरीज। समझा बेटा कैसे आया? चलो छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे के सब्जेक्ट पे आते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? कहाँ पे क्या लिखा है? -20 40 ये वाला तो ऐसे ही लगता है ना बे, तो ऐसे ही लगता है। तो तू कैसा क्या दिखा रहा है? तू कैसा?
Done. Chalo, done. So come to the 13th sum now. What they have given to you is an electric kettle takes 20 minutes to heat a certain quantity of water from 0 degrees Celsius to its boiling point. Its boiling point और water बोला है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से लेके 100 राइजिंग टेम्परेचर कितना हो गया 100, 0 से 100 हो गया ना बेटा. The electric kettle takes 20 minutes to heat certain quantity of water from 0 degrees Celsius to its boiling point. It requires 90 minutes to turn all water at 100 degrees Celsius into steam. Find the latent heat of vaporization
specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius. Lovely. बेटा कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार खुद से अपने मन पे पढ़ो ना बेटा, एक बार उसको समझने का कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। एक बार जरा खुद से पढ़ो और समझने का कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ। चलो पढ़ लिया सब लोगों ने? कुछ समझा या नहीं समझा? नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, हम सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं। उनको फाइनली क्या चाहिए? They want find latent heat of vaporization। और latent heat का फॉर्मूला हम लोगों को पता है बेटा। latent heat का latent heat L चाहिए। latent heat मतलब L उनको चाहिए, बराबर है latent heat। और what you can say about formula? L is equals to Q by M। L is equals to Q by M। L मुझे चाहिए तो मुझे Q और M दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सिंपल बोले तो मुझे Q और M दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे मास दिया है क्या? नहीं दिया है। कितना हीट लगेगा दिया है क्या? वो भी नहीं दिया। मतलब इन दोनों ही चीजों के लिए हमें कहां पे डिपेंड, मतलब किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? इसके पीछे वाले, इसका जो पीछे वाला पार्ट दिया उस पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब वहां पे क्या बोल रहे हैं? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, मास नहीं दिया है, बराबर है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ही बोला ना, मास नहीं दिया है। उसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस लेके गया और उसके लिए 20 मिनट्स लगा। एक सिंपल सी बात, जो केटल है उसका एक पावर होगा। व्हाट इज द पावर? क्या रेट से वो हीट सप्लाई कर रहा है? पर सेकेंड या पर मिनट कितना हीट दे रहा है, उसका वैल्यू हमको नहीं पता, हमें वो फाइंड आउट करना है। अगर वो मुझे पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि 20 मिनट्स या 90 मिनट्स वो कितना हीट सप्लाई करेगा। समझा मैंने क्या बोला? सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ? हमको Q by T चाहिए, क्योंकि Q by T पावर होता है ना, हर कैटल का एक फिक्स्ड पावर होगा। तो हम लोग पहले उसका पावर फाइंड आउट करते हैं और पावर से हमें पता चल जाएगा कि वो 20 मिनट्स या 90 मिनट्स में कितना हीट देता है, बराबर है? तो हम यहाँ पे पावर कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड पावर? चलो जो दिया लिख लो। पहला टाइम कितना दिया है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। राइजिंग टेम्परेचर कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 लेके गए ना बेटा। और दूसरा टाइम कितना दिया बोलो? 90 मिनट्स।
और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, specific heat of water they have given 1 calories per gram per degree Celsius. ठीक है, हम एल का एल का वैल्यूज भी लोगों ने पूछा है, फार्मूले में L is equals to Q by M. दूसरा फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, Q is equals to क्या फार्मूला, या बेसिक फार्मूला लिखो, C is equals to Q by M डेल्टा T. स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट मुझे दिया है, Q का वैल्यू आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा और M डेल्टा T बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक और फार्मूला क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू Q by T, तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, PT। ये दो फार्मूला समझा बेटा मैंने क्या लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में सबसे पहले लिखेंगे C is equals to Q by M डेल्टा T। C का वैल्यू दिया है 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो उसको लिख देते हैं 1, ठीक है। Q को क्या लिखेंगे, अच्छा एक काम करना बेटा, एक और बात बोलूं, एक सिंपल सी बात, सबको तुम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो तो टेंशन नहीं रहेगा, सबको ऐसा पे कन्वर्ट कर दो, जैसे क्या 1 कैलोरी 1 ग्राम, या अगर नहीं हो टेंशन तो जाने दो, देखते क्या होगा, सॉल्व करो। आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको 1 एज इट इज रख दो। Q कितना होगा, व्हाट इज Q, P into T, PT, M कितना दिया है नहीं पता, M, और डेल्टा T कितना है 100, तो PT अपॉन M इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा बोलो 100, PT बाय M इक्वल्स टू 100। मास भी मुझे नहीं पता है, टाइम भी मुझे पता है बेटा, टाइम भी कितना दिया है 20 मिनट्स, रहने दो 20 मिनट्स में, दूसरा वाला भी तो मिनट में ही दिया ना 20 मिनट्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, P by M is equals to 100 by 20, बोले तो 5, लिमिट एज इट इज। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, L चाहिए, L is equals to क्या हमारे पास फॉर्मूला, L equals to Q by M बराबर है, L का वैल्यू मांगता है, Q कितना होगा बेटा बोलो, P into T2, इसके लिए तो T2 है ना बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे T1, ठीक है, T2, और M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P by M is equals to 5, तो M is equals to क्या लिखता है, P by 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P upon 5, तो PP शो हो गया, तो क्या बच गया 5 into T2, 5, T2 का वैल्यू बोलो 90। अब इसको मल्टीप्लाई करके बेटा जो आएगा, सबको समझा है, सिंपल था, मतलब कैसा तो बेटा पता है, इजी था, वो लोगों ने ऐसा घुमाया कि हमको क्लिक नहीं हो रहा, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, समझा बेटा, अभी समझा ना आप लोगों को, हमको इतना ही देखना कि स्टार्ट कहां से करना, वो क्लिक नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में क्या करने का, पहले डेटा लिख दो जो दिया है, और पहले ये सोचो पूछा क्या है, पूछा L था, अब L का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो वही हमारा फॉर्मूला। अब सोचो इसमें से क्या हमें दिया है, तो दोनों भी नहीं दिया, मतलब अब इसके पहले जो पार्ट दिया उसमें हमको उसको ढूंढना पड़ेगा, तो टाइम दिया है, राइजिंग टेम्परेचर दिया है, स्पेसिफिक हीट दिया है, तो पहले स्पेसिफिक हीट से स्टार्ट करो, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू नहीं दिया, Q की जगह पे P into T लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला,
मास एज इट इज डेल्टा टी का वैल्यू रख दिया, पीटीएम 100, टी का भी वैल्यू दिया, उसको भी यहाँ पे लेके जाओ तो पी बाई एम आ गया। लिमिट एज इट इज, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या दिया, एल इज इक्वल टू क्यू बाई एम, एल का वैल्यू चाहिए एज इट इज रहने दो। इस क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, पी टी टू लिखेंगे, तो उसको 90 मिनट्स लगा था ना वेपर, मतलब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, 5 T2 और एम का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे बेटा, वैल्यू रख देंगे आंसर। सबको समझा, छाप लो उसको, ये सबको समझा है क्या ऑनलाइन? Done. Fourteen sum. Find the temperature difference to the 14 sum now. Find the temperature difference between two sides of a steel plate. Find the temperature difference between the two sides of a steel plate. 4 centimeter thick
when heat is transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalories per minute per square meter at the steady state, thermal conductivity is this much. Find the temperature difference. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पे स्टील का थिकनेस दिया है, इसका जो थिकनेस दिया है, थिकनेस इधर का टेम्परेचर अलग होगा, पीछे का टेम्परेचर अलग होगा, तभी तो इसमें से हीट कंडक्ट होगा ना. मतलब x का वैल्यू दिया है इन द 14 सम, x दिया है 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नहीं चलेगा, -2 मीटर. x they have given when heat is transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalories per minute per square meter square. मतलब कैसा बेटा, q by 80 दिया है, q by 80, q 80 क्या बेटा बोलो. It is 400 kilocalories per meter square per minute. पर मीटर स्क्वायर पर मिनट है. तो सेकंड के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 60 और सेकंड हो गया. बराबर है. इसको ऐसे इट इज रहने दो. क्यों सॉल्व करने का, ये आंसर थोड़ी ना हमारा, रहने दो उसको ऐसे इट इज. और क्या बोला है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब लोगों ने इसका वैल्यू दिया ईटा का, ईटा ही बोलते हैं ना कि थर्मल कंडक्टिविटी को ईटा ही बोल रहे हैं ना, कुछ और बोल रहे हैं. सिंबल पे क्या दिया देखो, के बोला है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी को के बोला है कि ईटा बोला, के बोला बेटा, के बोला. थर्मल कंडक्टिविटी को के कितना दिया, उसका वैल्यू देखो. हर एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को के बोला है ना, तो है दिस इज 0.026 kilocalories मीटर सेकेंड कैलोरी. देखिए यहाँ पे सेकेंड दिया है कि नहीं, अगर इसको हम सेकेंड में नहीं कन्वर्ट करते तो गलत हो जाता था. मतलब इस सब में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. सिर्फ क्या एक ट्रिक था, अगर हम इसको मिनट में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में. अब क्या चाहिए उनको बोलो, उनको क्या चाहिए यहाँ पे, डेल्टा टी चाहिए. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q is equals to K A delta T by X into small t. ये हमारा फॉर्मूला है कि नहीं. तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे देखो साहब, व्हाट विल डू इन कैलकुलेशन, हमको डेल्टा टी चाहिए ना, लिमिट एज इट इज. बाकी सबको लेके जाओ दूसरे साइड पे, बाकी सबको दूसरे साइड पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q पहले से ऑलरेडी यहाँ पे है. अब यहाँ पे K A T K A स्मॉल t मल्टीप्लाई डेल्टा टी के साथ इधर के डिवाइड हो जाएगा. x का डेल्टा टी के साथ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब x का वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू हमें पता है, इसको ऐसे लिखो q by 80 लिखो और इसको x by k लिखो. क्यों, इस पूरे का वैल्यू हमें पता है ना बेटा, कितना 400 by 60. x का वैल्यू पता है 4 into -2 और k का वैल्यू भी पता है 0.026. यस और नो. अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, जो आएगा डेल्टा टी आ जाएगा. कुछ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कर पाएंगे. ये काम कर, ये -2 है, 2 0 छू,
4 4 सा 16, इसको 6 लिख के 0.26 थोड़ा स्मॉल हो गया। अब यहाँ पे तुम टेंशन क्यों लेते हो, लॉग टेबल है ना, log of 60 minus log of 6 log of 0.26। अब इसको सॉल्व कर देना जो आएगा आंसर। कैलकुलेटर एक बार चेक कर ले बराबर है क्या। एक बात बोलूं, अच्छा देख मैं क्या बोलता हूँ, जरा सुन ना साइड में। कहते हैं ये 1/0.25 है कि नहीं, एक तरह से सोच बेटा, मैं कैसे सोच रहा हूँ 0.26, मैं इसको 0.25 मान लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1/0.26 बोले तो 25 मान ले, 2 प्लस डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, 100/25 4 और ये 6 है, मतलब 2/3 62 सा 32 32/3 मतलब 10 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आंसर होना चाहिए। कितना है, आ गया ना बेटा, समझे बेटा कैसे आया। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक आप लोग अभी से करोगे तो एंट्रेंस में तुम्हारे लिए फायदा हो। लिख लो
चलो नेक्स्ट so last sum now what they have given to you, a metal sphere cools from 80 to 60 degrees Celsius in 6 minutes. How much time it will take to cool from 60 to 40 if room temperature is 30? पपलू है, इजी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन 15 सम लास्ट सम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है? हम मेटल्स मत बोल, हमारे बोतल बीच में मास्क पहनते हैं, मास्क बात करने के लिए पहनता है। पूछो मत तेरे ऊपर नाटक जाते तो तू ही बता बराबर है क्या बात कर रही है? बराबर है क्यों बात कर रही है? बस a metal sphere goes from 80 to 60 in 6 minutes. मतलब dt by small dt, d capital T upon d small t equals to c t minus t0 फॉर्मूला है ना। तो dt कितना दिया? 80 to 60, मतलब 80 minus 60 कितने टाइम में बेटा बोलो? 6 minutes। C as it is। टेम्परेचर क्या लेंगे बेटा बोलो? बॉडी का टेम्परेचर। व्हाट विल बी द बॉडी का टेम्परेचर? क्यों 30? अरे रूम टेम्परेचर 30 है ना, मैं इस ठीक की बात कर रहा हूँ। अरे बेटा उसका टेम्परेचर 80 भी था और 60 भी था, तो तुम 80 लोगों की 60 लोगों, दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज लेंगे आपको। तो आप पे क्या लिखेंगे बेटा? कैसा लिखेंगे? 80 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, दोनों का एवरेज टेम्परेचर। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 60 था क्या? सिर्फ 80 था क्या? नहीं था। 60 से 80 या 80 से 60 चेंज हो रहा है ना, तो उस चेंज का एवरेज वैल्यू ले लेंगे। तो एवरेज क्या होगा? 80 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 और माइनस T0 कितना दिया है? 30। ये हो गया 20/6, 20/6 C 70 माइनस 30 कितना हो गया? 40। मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोल 1/12, 1/12 लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, according to second given condition, क्या है second given condition? How much time it will take to cool from 60 to 40 if room temperature is 30? 60 to 40, it is 30, room temperature is 30 बोला ना, तो 60 to 40 मतलब 60 minus 40 कितना टाइम लगेगा वो हमको मांगता है, पूछा है ना वो लोगों ने। C 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 माइनस T0 तो 30 दिया ही है। अभी क्या हो जाएगा बेटा बोलो? 20 dt, इसका वैल्यू पता 1/12 फाइंड आउट किया आप लोगों ने। दिस इज 25 sorry 60 50 minus 30, so this is 20 by dt 1/12 20, तो यहाँ पे 20 तो 20 20 2
इसका वैल्यू 12 में यस। एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो फिर हम लोग सही है। जस्ट चेक इट वंस, हम लोग सही है क्या, अपना कैलकुलेशन बराबर है क्या। सेम dt 80 to 60 दिया था ना, 80 to 60 6 मिनट में बराबर है। c इन दोनों का डिफरेंस 80 plus 60 डिवाइड बाय 2 70 आ गया, ये 30 70 minus 30 40, c as it is 20 by 6, तो c equals to 20 40 करा के डिवाइड हो जाएगा 22 सा 40 6 2 सा 12 मतलब बराबर है, c is equals to 1 by 2 यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे 60 to 40 बोला तो चेक कर लो, 60 to 40 कितने टाइम में 1 में चाहिए। c देखते हैं आया हमें, इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 plus 40 डिवाइड बाय 2 बोलो तो 50 आ गया, 30 50 minus 30 20 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 20 है dt है और ये 12 है, तो हम लोग सही है बेटा, हम लोग सही है। चलो फाइन, आगे बढ़े हम लोग स्टार्ट करें। सर अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या और वहां पे भी क्या कर सकते हैं,
हाँ, अगर एक ही दिया होगा तो फिर वही रहेगा। यहाँ पे एक से चेंज हुआ, इसके लिए हम लोगों ने उसका एवरेज निकाला ना। आपके क्वेश्चन का एक ही टेम्परेचर दिया होगा तो वैसे ही बेटा अगर ऐसा देखा जाए चेंज हो ही नहीं रहा तो फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। एक फार्मूला किसके लिए अप्लाई होता है जब चेंज हो, चेंज ही नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ तो जो टेम्परेचर दिया रहेगा वहीं पे लिख देंगे, हमको उस टेम्परेचर से मतलब है ना, लिख देंगे वाला डन। अब सुन रहे हो सब मेरी बात। ऑप्टिक्स एक्चुअली पहले तो अलग अलग टॉपिक्स थे, एक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक था हमारा रे ऑप्टिक्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रे ऑप्टिक्स, अब इन दोनों को कंबाइन करके टॉपिक बना दिया ऑप्टिक्स। इस सेम ऑप्टिक्स हम लोगों को 12th में भी है, 12th में भी सेम टॉपिक है ऑप्टिक्स, बट यहाँ पे आप जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, सॉरी रे ऑप्टिक्स, और 12th में जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऐसे दो पार्ट है। फिलहाल इस 11th में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग इस ऑप्टिक्स का स्टार्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स के साथ। जैसे लाइट क्या है, किसी ने पूछा व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलोगे, लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म फार्मूला, थिन प्रिज्म, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके यूजेस क्या है, इनका वर्किंग क्या है, कॉन्जुगेट फोकाई, मतलब बहुत सारे नए नए टर्म सीखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें ऑप्टिक्स को। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ लाइट के बारे में क्या बोल सकते हो, व्हाट इज द लाइट? बेटा ठीक है, लाइट व्हाइट कलर का ही नहीं होता, बहुत सारे कलर का होता है, ऐसा रूल तो नहीं कि सिर्फ व्हाइट कलर का ही होता है। तो और क्या बोल सकते हो, चलो अच्छा तो बोला लाइट व्हाइट कलर, और कुछ क्या बोल सकते हो तुम? लाइट सुनाई देता है, दिखाई देता है, ऐसा लाइट लाइट देता हूँ। ओके, हाँ लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा स्पीड किसी का भी नहीं है, सही बोला, 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। Anything else you can say about light? ना, लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट की वजह से चीजें विजिबल होती है। गेटिंग में दिस? चलो ठीक है, कुछ लोग बकवास करेंगे उससे अच्छा मैं ही बोलता हूँ प्लीज। सबसे पहला पॉइंट लाइट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन जनरल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जैसे हम लोगों ने साउंड में पढ़ा ना बेटा, प्रोपगेशन के लिए साउंड में पढ़ा ना, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, उसको वेव मोशन बोलते हैं, वेव मोशन, वेव डिस्टर्बेंस सब पढ़ा ना बेटा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वेव दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दो तरह के वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है बेटा। फॉर प्रोपगेशन ऑफ अ लाइट नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका स्पीड इज 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोल सकते हैं, इसका स्पीड ज्यादा होता है रेयर मीडियम में और कम हो जाता है डेंस मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर मीडियम और डेंस मीडियम? रेयर मीडियम और डेंस मीडियम क्या होता है, फिर से बोलो। रेयर मीडियम का एग्जांपल होता है, देखो बेटा अगर ऐसे हम बोले तो हम किसी को रेयर और डेंसर बोल ही नहीं सकते, किसी को नहीं बोल सकते बेटा। अगर आप बात कर रहे हो वाटर की, अगर मैं पूछूं वाटर रेयर है कि डेंसर, तो आप नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते बेटा। अगर वाटर को ग्लास के साथ कंपेयर किया तो वाटर रेयर हो जाएगा और ग्लास डेंसर हो जाएगा, बट अगर उसी वाटर को मैं एयर के साथ कंपेयर करूं तो फिर वो डेंसर है।
और हमारे जो एयर हो रेयर हो जाएगा। तो हमारे रेयर भी हो सकते हैं, डेंसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम किसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन की बात है। खैर एक कंपैरिजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा सा टर्म है, उसमें हम पढ़ेंगे सबके बारे में। उसमें भी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। तो क्या है वो अपन बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल लाइट के बारे में और क्या बोल सकते हैं हम लोग। जैसे उन्होंने बोला कि लाइट विजिबल है, लाइट विजिबल नहीं है, लाइट की वजह से चीजें विजिबल है। अब लाइट यहाँ पे है ही है और आंख बंद कर दो, कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। मतलब कब दिखाई देता है कोई भी चीज? हम ऐसा बोल सकते हैं लाइट इज अ फिजिकल कॉज विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। जब ये लाइट हमारे आंखों में जाता है, हमारे रेटिना को स्ट्राइक करता है, तब हमें चीजें दिखाई देती हैं बेटा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाइट इज अ फिजिकल कॉज विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट का क्या बेटा बोलो? फिजिकल कॉज है। फिजिकल कॉज क्यों है? क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसके ब्राइटनेस को मेजर कर सकते हैं। कम ब्राइटनेस है, ज्यादा ब्राइटनेस है। याद करो मैंने यूनिट भी बताया था मेजरमेंट के समय पे, कैंडेला मेजरमेंट पढ़ाते समय डिस्कस भी किया था। ज्यादा ब्राइटनेस है, कम ब्राइटनेस है, उसके ऊपर उसका यूनिट कैंडेला में आता है। ठीक है, तो हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। लिखते चलो साथ साथ में, और टॉपिक का नाम लिखो ऑप्टिक्स, और लिखते चलो साथ साथ में। राइट डाउन पॉइंट वाइज स्टार्ट करके लिखते जाओ इसे। लिखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ऑफ एनर्जी which is propagating in a medium, which is propagating in a medium, which is propagating in a medium in the form of electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves. हो गया? अगला स्टार्ट करके लिखो। लाइट इज अ फिजिकल कॉज, लाइट is a physical cause which causes sensation of vision. Light is a physical cause, C-A-U-S-E cause, which causes sensation of vision. Light is a physical cause which causes sensation of vision. लिख दिया बेटा? लाइट इज द फिजिकल कॉज विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, अगला लिखो। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट वन राइट डाउन। स्पीड ऑफ लाइट is more in a rarer medium, and less in denser medium. Speed of light is more in a rarer medium and less in a denser medium. Rarer medium में ज्यादा रहेगा और denser medium में कम हो जाएगा। अगला पॉइंट लिख लो। Speed of light in air or vacuum. Speed of light in air or vacuum. Air or vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8 meter per second. That 10 power 8 meter per second. Done? Next. बेटा
What do you mean by rectilinear propagation? किसी ने पूछा व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, तो आप क्या बोलोगे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है? See, a ray of light always passes in a straight line. एक रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे पास होता है, वो कभी बेंड नहीं होता। हाँ, उसकी बेंडिंग्स होती है कब? जब उसका मीडियम चेंज होता है। तो मीडियम चेंज होगा तो क्यों बेंडिंग होगा वो बाद में पड़ता है। फिलहाल किसी भी एक गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहता है, तो कभी भी बेंड नहीं होता, एक ही स्ट्रेट लाइन पे पास होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। सो व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? लिखो, a ray of light always passes in a straight line. A ray of light always passes in a straight line. क्या लिखा? A ray of light always passes in a straight line. Full stop. It is called rectilinear propagation. It is called rectilinear propagation. It is called rectilinear propagation. इससे बस बड़ा स्केल है। बेटा देखो, कभी भी मान लो ये स्केल है, किसने तुमसे पूछा ये सीधा है कि टेढ़ा है, हम सबसे पहले क्या करते बेटा? उसको ऐसे देखते हैं कि नहीं? ऐसे देखने के पीछे का रीजन क्या है? जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो तो स्ट्रेट लाइन पे ही रहेगा, वो तो बेंड नहीं होगा। अगर इसका एज हमारे रे ऑफ लाइट के साथ कोइंसाइड होता है, मतलब सीधा, अगर इसका एज एंड तक हमारे रे ऑफ लाइट के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहा है, सीधा पता चल जाता है कि भाई वो टेढ़ा। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? फिर किससे पता चल रहा है? बोलो, किससे पता चल रहा है? वो रे ऑफ लाइट तो सीधा सीधा ही रहने वाला, क्या इसका एज उसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? अगर हो रहा है मतलब लीनियर है, नहीं हो रहा है तो नहीं। पॉइंट समझा कैसा है? पहले बता। थैंक यू। दूसरा होता है, दूसरे दो टर्म्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बेटा बोलो? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन when a ray of light returns back in the same medium. जब कोई भी एक रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है, वापस आ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, कुछ भी बोल सकते हो। When a ray of light returns back in the same medium और bounce back in the same medium, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। And when a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, it is called a refraction of light. इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन when a ray of light returns back in the same medium, और रिफ्रैक्शन क्या है? when a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium। तो इसके बेटा दो हमारे दो अलग अलग डेफिनेशंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक बात बोलो बेटा, ये दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियस होता है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों साथ में भी होता है, जरूरी नहीं कि साथ में ही होगा, बट साथ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने यहाँ पे जो भाई हैं सब बैठे हैं, जो लोग चश्मा पहने हैं, उनके चश्मे पे अगर आप देखोगे, उनके चश्मे पे देखोगे तो आपको हमारा चेहरा भी दिखाई देता है और चश्मे के पीछे उनकी आंख भी दिखाई देती है। तो अगर उनकी आंख दिखाई दे रही है मतलब रिफ्रैक्शन, और हमको हमारे चेहरा जो दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये साइमल्टेनियस फिनोमिना होता है। एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ऐसा कहते हैं बेटा कि जो एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसमें 96% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाता है, 4% एनर्जी या तो रिफ्रैक्ट हो जाता है या उधर ही रह जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो 96% एनर्जी तक रिफ्रैक्ट हो जाता है, 4% एनर्जी उधर रह जाता है या फिर वहां से वापस आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये नॉर्मल की बात बता रहा हूं, ये नॉर्मल ऐसा होता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको समझेगा कि इस नॉर्मल रिफ्लेक्शन में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है, जो हम आफ्टरवर्ड्स पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के बारे में हम लिख ले एक बार। तो राइट डाउन, अगला स्टार्ट करके लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Write down when a ray of light, when a ray of light returns back in the same medium, returns back in the same medium, then it is called reflection of light. Then it is called reflection of light. Reflection of light. When a ray of light returns back in the same medium, it is called reflection of light. Done? Reflection of light. Tricky. When a ray of light returns back in the same medium, then it is called reflection of light. What is a refraction of light? Write down refraction of light. Right? When a ray of light passes from one transparent medium, when a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, from one transparent medium to another transparent medium, then it is called refraction of light. When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, then it is called. Done? लिख दिया सब लोगों ने? ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, याद है? मेरी बात सुन, अभी लिखने लेते ना बेटा, क्या फर्क पड़ता है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस? एक ऐसा लाइन जो दो मीडियम्स को सेपरेट करता है, एक लाइन जो दो मीडियम को क्या करता है? सेपरेट। क्या बोला बेटा मैंने अभी? स्टैंड फास्ट। अभी मैंने क्या बोला? बोल
उसके बाद कुछ नहीं बोला मैंने, क्या बोला, क्या क्या होता है तुमने लिखा है, क्या बोला मैंने इसके बारे में? ऐसा तुमने बोला है? तो क्या चाहता है कि सर मेरे को डांटो, बाहर निकाल दो, मेरा इंसल्ट करो? तेरे को अच्छा लगता है तो फिर कोई बात नहीं। ए बेटा, कितना टाइम लगता है इंसल्ट करने को? 2 मिनट, और उससे भी कम समय लगेगा। गेट लॉस्ट क्लास के बाद। तो तुझे अच्छा लगता है तो बोल दे, नेक्स्ट टाइम से कैसे तू गुस्से का ना देख, ये देख बेटा, पता है हम तुम लोग से ना बहुत ज्यादा गंदे वाले बेकार लोग हैं, इसमें सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। तो बेटा एक बार बताओ, ट्रिक बताओ। तो अगर घुसेगा 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अब डेम श्योर तेरे को नहीं आए, तू बहुत पढ़ के भी आएगा ना, मैं ऐसे क्वेश्चन तेरे को आएगा ही नहीं। गेट लॉस्ट। सिंपल, कितना सिंपल सा फंड है, मेरे को बात बता दे। इसमें तो मेरे को ब्लेम भी नहीं कर सकता, सर अपने सर ऐसे तू नहीं पढ़ गया, बाहर जा। कर सकता हूँ ना बेटा, कितनी बार तेरे को बोला मत कर मत कर, तू मेरी बात सुन। अगली बार से तो उसके तरफ देख रहा था, बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। क्यों बेटा, काय को टाइम चाहिए? 20 बजे से वेट कर, यहाँ से जाना है, बच्चों को जाने को जाना, गार्डन को बैठ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बताया, जो 2 मीडियम को सेपरेट करता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी होगा, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में क्या फर्क है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो दूसरे साइड से पॉलिश्ड होगा बेटा, पॉलिश्ड। ब्लैक एंड बोलते हैं या पॉलिश्ड बोलते हैं, उसको ब्लैक एंड कर देंगे या पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा एक नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन इज कॉल्ड नॉर्मल। और यहाँ पे मान लो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो बोलेंगे ऑल थ्री लाइन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाइन होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बड़ा ऐसा ड्रॉ कर लो, फटाफट लिख लो दोनों को जल्दी। देखो लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिपीट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray. Incident ray, normal and reflected ray lie in the same place. Lie in the same plane. Lie, lie in the same plane. Lie in the same plane. Done? दूसरा, दूसरा पॉइंट,
angle of incidence is equals to angle of incidence is equals to angle of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है? Angle of incidence is equals to angle of reflection. Okay? हो गया? अभी हेडिंग डालो. Laws of refraction. Laws of refraction. बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो एक मीडियम दूसरे मीडियम में पास हो, तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मली ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने. ये नॉर्मल एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है. एक्चुअली उसको जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट मान लो रेडर से डेंसल में जाता है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसे बेंड होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई और ए आर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पर भी वही पॉइंट. भाई देख, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो मैंने पॉलिश नहीं किया. दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, so they lie in the same plane. दूसरा, sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is equals to b. Is equals to b. याद रहेगा? चलो लिखो इसको, ड्रॉ करो पास. आगे बढ़े. क्या लिखेंगे बेटा, बोलो अभी. फर्स्ट पॉइंट वही, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे. इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in the same plane. Incident ray normal and refracted ray lie in the same plane. Lie in the same plane. दूसरा ratio of sin of angle of incidence, ratio of sin of angle of incidence to TO2, sin of angle of refraction, sin of angle of refraction is constant, called refractive index, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो नेक्स्ट टाइम वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा. ओके,
चलो बाय, थैंक यू।